सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 73। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टांगू टोंग के बेहोश हो जाने के बाद यूहो उसे बचाने के लिए सनसेट फॉरेस्ट आ चुका था, जहाँ यूहो को हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब की जरूरत थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ यूहो ही उसकी जान बचा सकता था। पर दूसरी तरफ हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब को हासिल करने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सिर्फ उसी को अपना मास्टर एक्सेप्ट करता है जिसके दिल में प्योर लव हो। यूहो के दिल में बेशक ही मिस टांगू टोंग के लिए सच्चा प्यार था, लेकिन यूहो का दिल इस बात को साबित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूहो के ब्लड में मौजूद एक्सट्रीम आइस की वजह से उसका ब्लड फौरन से फ्रीज हो जाता था। इसलिए यूहो ने वहां पर मौजूद एक्सट्रीम लावा को पी लिया, जो कि यूहो के गले के साथ साथ उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी जला देता है। लेकिन साथ ही साथ उसने एक्सट्रीम आइस को भी न्यूट्रलाइज कर दिया था, जो कि यूहो को अब अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ यूहो की भी मौत होने वाली थी। वहीं पर मौजूद मिस वांग काइनी, जो कि यूहो के साथ आई हुई थी, वो उसे बचा लेती है, क्योंकि मेरी थ्योरी के मुताबिक मिस वांग काइनी को भी यूहो से सच्चा प्यार हो चुका था और यूहो के लिए दूसरा हार्ट ब्रोकन रेड हर्ब सिर्फ मिस वांग काइनी ने ही हासिल किया था। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस वांग काइनी यूहो को लेकर वापस शेक एकेडमी आ चुकी थी, जहाँ यूहो की हालत काफी ज्यादा खराब थी। मिस टांगू टोंग बेशक होश में आ चुकी थी, लेकिन यूहो की ऐसी हालत देखकर उसे यूहो के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। साथ ही साथ मिस टांगू टोंग के दिल में यूहो के लिए प्यार अब पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे यूहो ने उसके लिए ये सब कुछ किया है। अब आगे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक नई एनाइम सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर रेल्म ऑफ इमॉर्टल के नाम से एक अलग ही दुनिया बसती है। इस दुनिया में कई तरह की अनोखी शक्तियों के साथ साथ हर कदम पर एक बड़े से बड़ा खतरा भी मौजूद है, जिस वजह से सिर्फ वही कल्टिवेटर इस इमॉर्टल रेल्म में आ सकते हैं जिनकी कल्टिवेशन लेवल कम से कम निर्वाणा रेल्म की हो। उनके लिए भी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एक गलती की वजह से हमारा हीरो ज़्याओ चैन इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में पहुंच चुका है, जिसकी कल्टीवेशन तो निर्वाणा रेल्म से काफी ज्यादा पीछे थी, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा समझदार और बहादुर भी था। ये बहादुर होने के साथ साथ काफी ज्यादा रूथलेस भी है, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और अनजाने में इस इमॉर्टल रेल्म में आने के बाद उसे भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसे पावरफुल होने के लिए कल्टीवेट करना होगा, नहीं तो वो इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में सर्वाइव नहीं कर सकता। जिसके साथ ही ज़्याओ चैन के इमॉर्टल बनने का सफर शुरू हो जाता है। ये नाइम सीरीज काफी ज्यादा मजे की होने वाली है और इसके ऑलरेडी एपिसोड नंबर 1 और 2 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वीडियो को भी एक मरतबा चेकआउट कर लेना। तो चलिए बगैर किसी देर के अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ यूहो के सारे दोस्त यूहो के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। जू शेंगशी यहाँ पर यूहो को देखकर कह रहा था कि सोल फाइटिंग कंपटीशन तो काफी ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन यूहो अभी भी होश में आने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ऐसा ना हो कि सोल फाइटिंग कंपटीशन के शुरू होते तक यूहो होश में ही ना आए। पास में मौजूद मिस्टर बीबी तो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि पास में मास्टर ज़ेन ने उसे सब कुछ बता दिया था कि यूहो की कंडीशन पहले से काफी ज्यादा खराब है। पता नहीं यूहो होश में भी आ पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वो होश में आ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो सोल फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकेगा। वो बिल्कुल एक यूजलेस इंसान बन जाएगा। इसीलिए तुम्हें यूहो के बजाय किसी और पार्टनर की तलाश करना होगी। ये सारी बातें याद करके मिस्टर बीबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मास्टर जुआन पर आ जाता है, जो खुद भी काफी ज्यादा परेशान थे। तभी अचानक मास्टर ज़ेन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर जुआन उसे बताते हैं कि पूरे 3 दिन हो चुके हैं, यूहो अभी तक होश पे भी नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि यूहो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चला जाए। यहाँ पर सभी को सिर्फ इसी बात का डर था। इवन के मिस टांगू टोंग भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए यूहो का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी कि अचानक ही उसके कान में यूहो की आवाज सुनाई दी, जो कि धीमे से कह रहा था कि टांगू टोंग, क्योंकि उसका गला पूरी तरीके से जल चुका था। दूसरी तरफ मिस टांगू टोंग के कान में जैसे ही यूहो की आवाज पड़ती है, वो फौरन से भागकर यूहो के पास आ जाती है। मिस टांगू टोंग भी रोते हुए यूहो से कहती है कि इडियट, आखिर तुम होश में आ ही गए, लेकिन आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं तुम्हें इस तरह इंजर्ड देखकर मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही है? दूसरी तरफ यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि टांगू टोंग, जब तुम बेहोश होकर गिरी थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो और मैं तो तुम्हें हर हाल में बचाना चाहता हूँ, फिर चाहे मुझे
अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़ जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। यहाँ यूहा की इस तरह की बातें सुनकर मिस टांगुटोंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो इमोशनल होते हुए यूहा से आई लव यू बोल देती है। साथ ही वो यूहा से कहती है कि अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे फ्यूचर में चल के कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोगों को यूहा के होश में आने की खबर मिल चुकी थी। मास्टर जेंग यूहा के पास आकर उसकी बॉडी को चेक करते हैं। मास्टर जुआन सवाल करते हुए पूछते हैं कि यूहा की कंडीशन अब कैसी है, जिस पर मास्टर जेंग खड़े होकर जवाब देते हुए कहते हैं कि पवेलियन मास्टर, मुझे माफ कर देना लेकिन सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि यूहा की बॉडी के अंदर मौजूद एक्सट्रीम फायर यूहा की बॉडी को पॉइजन कर रहा है और अगर एक मरतबा ये पॉइजन यूहा के हार्ट तक पहुंच गया तो फिर शायद यूहा की जान खतरे में भी आ जाएगी। इसीलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यूहा की चेस्ट को चीरते हुए हमें उस अल्टीमेट फायर को बाहर निकालना होगा। जो सुनकर मिस टांगुटोंग और यूहा के बाकी के सभी दोस्तों को बहुत ही बड़ा झटका लगा, लेकिन दूसरी तरफ यूहा मिस टांगुटोंग को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मास्टर जेंग के मेडिकल स्किल काफी ज्यादा अच्छी हैं, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे उन पर पूरा यकीन है। यूहा ने मास्टर जेंग को उनकी सर्जरी करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग भी यूहा को जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि मैं तुम्हें किसी भी खतरनाक सिचुएशन में बचा सकूं। इसके बाद आखिरकार सर्जरी वाला टाइम आ जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जेंग यूहा का इलाज करने जा रहे थे। बाहर की तरफ मौजूद यूहा के सारे दोस्त काफी ज्यादा परेशान होकर सिर्फ यूहा के लिए ही इंतजार कर रहे थे, जबकि अंदर की तरफ मास्टर जेंग ने अपने प्लांट हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहां पर मिस टांगुटोंग भी मौजूद थी। यूहा कहता है कि चलो फिर इस सर्जरी को शुरू कर दिया जाए, जो कहते साथ ही यूहा ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उनको आइस डैगर में कन्वर्ट कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन अपने चेस्ट पर हमला कर देता है, क्योंकि अल्टीमेट आइस ही सिर्फ अल्टीमेट फायर से मुकाबला कर सकती है और यूहा की चेस्ट को चीरकर अल्टीमेट फायर को बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर ऐसा करने की वजह से यूहा की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलिश हो रही थी, साथ ही साथ यूहा को काफी ज्यादा पेन भी झेलने को मिल रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ मास्टर जेंग ने भी अपनी 6 मास्टर्स और हर्बल रिजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन यूहा के अपने अटैक की वजह से यूहा का लेफ्ट आर्म भी काफी ज्यादा फ्रीज हो रहा है। मास्टर जुआन यहाँ पर यूहा को होल्ड ऑन करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यूहा भी रुकता नहीं, वो लगातार कोशिश करते हुए अपनी चेस्ट से आखिरकार उस एक्सट्रीम फायर को बाहर निकाल देता है, जिसको बाहर आता देखकर मास्टर जुआन फौरन से अपनी बोतल का इस्तेमाल करते हुए अल्टीमेट फायर को उसके अंदर कैद कर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि यूहा की बॉडी से एक्सट्रीम फायर बाहर निकल चुकी है, उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं। जो देखकर मिस टांगुटोंग यूहा के पास आकर मास्टर जेंग का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन मास्टर जेंग मिस टांगुटोंग को बताते हुए कहते हैं कि खतरे की बात अभी टली नहीं, क्योंकि हमने यूहा की बॉडी के अंदर से एक्सट्रीम फायर को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन साथ ही साथ एक्सट्रीम आइस भी काफी ज्यादा बर्स्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसका लेफ्ट आर्म फ्रीज हो चुका है और साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी सप्रेस हो चुकी है, जिसका मतलब कि फिलहाल यूहा यूजलेस हो चुका है, वो किसी किस्म की भी फाइट नहीं कर सकता। इसलिए मास्टर जुआन फौरन से आगे की तरफ आते हुए यूहा से कहते हैं, यूहा तुम्हें सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, इस काम को तुम मिस्टर बीबी और उसके बाकी के दोस्तों पर छोड़ दो। जो सुनकर यूहा भी याद करता है कि मिस्टर बीबी और तांगिया ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अब जब उनके सपने को यूहा की जरूरत है तो यूहा एन मौके पर उनको साथ कैसे छोड़ सकता है। इसलिए यूहा जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं अपनी टीम का मेन कंट्रोलर हूँ और चाहे जो मर्जी हो जाए मैं उस सोल फाइटिंग कंपटीशन में अपने तांग साइड को जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। जो सुनकर मिस टांगुटोंग भी यूहा से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम ये सब कैसे करोगे। जो सुनकर यूहा भी जवाब देते हुए कहता है कि जो सारी की सारी आइस एनर्जी बर्स्ट होकर मेरे लेफ्ट आर्म में मौजूद है, मैं इसे साथ ही साथ अपने लेफ्ट लेग में भी फैला लूंगा, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन लेवल सप्रेस नहीं होगा। पर दूसरी तरफ मास्टर जुआन यूहा को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम जानते हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा, तुम्हारे लेफ्ट आर्म के साथ साथ तुम्हारा लेफ्ट लेग भी पैरालाइज हो जाएगा। जो सुनकर यूहा भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग भी यूहा का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि चाहे तुम्हारा फिर कोई भी डिसीजन हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे अगर मिस टांगुटोंग की जगह कोई और लड़की होती तो यूहा को अपाहिज देकर उसे कब की छोड़कर चली जाती, लेकिन यही होता है सच्चा प्यार, जो कि बेशक यूहा अपनी हाफ बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मिस टांगुटोंग यूहा को हमेशा साथ देने के लिए तैयार है। अब चूंकि यूहा ये फैसला कर चुका है, इसलिए मास्टर जुआन भी यूहा से कुछ नहीं कहते, बल्कि वो यहाँ पर यूहा से कहते हैं कि अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो तुम्हारे हाथ और पैर 6 माह या 1 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें 6 महीनों के अंदर अंदर ही ठीक कर लो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे अभी चलकर सोल फाइटिंग कंपटीशन की तैयारियां भी करनी है। ये सब कहने के बाद
मास्टर जॉन उस रूम से बाहर आ गए। आखिरकार रूम का दरवाजा खुलने के बाद यूहो के बाकी के दोस्तों को भी जानने को मिलता है कि यूहो अब बिल्कुल सेफ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस वांग कायनेर पर आ जाता है, जो कि अपने गोल्डन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए अपने टीममेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, जहां पर उसका मुकाबला करने के लिए डाई हुआ ने अपनी व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन वो मिस वांग कायनेर के होली ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाता। इवन के मिस वांग कायनेर के बाकी के टीममेट्स भी मिस वांग कायनेर के सामने टिक नहीं पाते। मिस वांग कायनेर उन सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, क्योंकि इस सोल फाइटिंग कंपटीशन में ये लोग श्रेक एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे और इस सोल फाइटिंग कंपटीशन को तो ये बिल्कुल भी हारना नहीं चाहते। पर यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की वजह से मिस वांग कायनेर के पार्टनर्स काफी ज्यादा थक चुके थे। उनमें से एक लड़की कहती है कि मिस वांग कायनेर हमें ऐसे ट्रेनिंग करवा रही है जैसे सोल फाइटिंग कंपटीशन कल हो। जो बात तो मिस वांग कायनेर ने भी सुन ली थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए जवाब देती है कि यूहो जो इस वक्त अभी व्हील चेयर पर मौजूद है, वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए ही तुम सभी लोगों को हरा सकता है और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। पर दूसरी तरफ मिस वांग कायनेर अपने दिल में सोचते हुए कह रही थी कि यूहो चाहे जो मर्जी हो जाए, इस सोल फाइटिंग कंपटीशन में तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को टैंक सेट के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है, जिन लोगों ने अपना न्यू यूनिफॉर्म पहन लिया था, क्योंकि वो सोल फाइटिंग कंपटीशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन लोगों का यूनिफॉर्म गोल्डन एंड ब्लू कलर का था, जो कि पुराने टैंक सेट और नए टैंक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सभी अपने आप को 7 मॉन्स्टर्स के नाम से रिप्रेजेंट करवाने वाले थे। यूहो को यहाँ पर हमें व्हील चेयर पर भी दिखाया जाता है, क्योंकि उसका लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग पूरे तरीके से फ्रीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो भी चल नहीं सकता। इसके बावजूद भी जू शेंगशी यूहो से कहता है कि तुम हमारी टीम के मेन कंट्रोलर होंगे, हमें इस कंपटीशन को जीतने के लिए यूहो तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी यूहो को जवाब देते हुए कहते हैं कि जू शेंगशी बिल्कुल सही कह रहा है। यूहो को ये सब सुनकर बहुत ही खुशी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टैंकसेट के 7 मॉन्स्टर्स आखिरकार सोल फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सन मून एम्पायर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जाते हुए राम इनसे कह रहा था कि तुम्हें इस सोल फाइटिंग कंपटीशन को जीतना ही है, मुझे तुम लोगों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, जो बाद में उम्मीद करता हूँ कि सच हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सन मून रॉयल एम्पायर के क्राउन प्रिंस पर आ जाता है, जो कि मिस ओनी से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि फादर के बारे में क्या खबर है, जिस पर मिस ओनी जवाब देते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी डीप कोमा में चले गए। इस पर क्राउन प्रिंस दोबारा सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा तो मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा, जो सुनकर मिस ओनी भी उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि मिलिट्री तो फिलहाल बहुत ही ज्यादा साइलेंट है, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मे भी हमने मैंगडी सिटी और इसके आसपास के इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है। एम्पायर की आधी से ज्यादा आर्मी तो हमारे पास मौजूद है, जबकि आपकी अपोजिशन के पास बहुत ही कम आर्मी है। साथ ही साथ आपके भाइयों के पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी काफी ज्यादा कम है। जो सुनकर क्राउन प्रिंस मिस ओनी से जवाब देते हुए कहता है कि एक बार मैं एम्परर की सीट पर बैठ जाऊं, उसके बाद मैं अपनी अपोजिशन को सख्त से सख्त सजा दूंगा। इसके बाद क्राउन प्रिंस मिस ओनी का शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके बाद वो मिस ओनी से कहता है कि एक मतलब मैं यहाँ का न्यू एम्परर बन जाऊं, उसके बाद तुम मेरी क्वीन होगी, और सिर्फ यही नहीं, तुम मेरी आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाले मार्शल भी बनोगी, ताकि हम इन सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को रीयूनाइट कर सकें। जो सुनकर मिस ओनी भी क्राउन प्रिंस को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहती है कि जैसा आपका हुक्म। इसके बाद क्राउन प्रिंस दोबारा से मिस ओनी से कहता है कि मैंने सुना है कि श्रेक एकेडमी और बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी लोग उनसे पंगा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं उनकी रियल स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ वो मिस ओरिन को हुक्म देते हुए कहता है कि जाओ जोंगली को बोल दो कि वो मेरे पास आ जाए, मुझे उससे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। जो सुनकर मिस ओरिन बिल्कुल ऐसा ही करती है, और हम लोग अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर क्राउन प्रिंस श्रेक एकेडमी को लेकर क्या इवल प्लानिंग कर रहा है, उसके इरादे क्या होंगे। यकीनन वो नेक इरादे तो नहीं रखने वाला। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टैंकसेट के 7 मॉन्स्टर्स पर आ जाता है, जो कि आखिरकार मैंगडी सिटी में पहुंच चुके थे। अपने आसपास इतने ज्यादा सोल गाइडेंस टूल्स को देखकर ज्यादा तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जू शेंगशी जो कि आगे की तरफ चल रहा था, वो कहता है कि मुझे ये सिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये सारी की सारी सिटी स्टील से बनी हुई है। मैं श्रेक सिटी जैसी सिटीज को पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन और नेचर काफी ज्यादा है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए आगे की तरफ चलते रहे, जबकि साथ ही साथ हम लोगों को मैंगडी सिटी में कई जगह पर क्राउन प्रिंस का पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई देता है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि मैंगडी सिटी पर क्राउन प्रिंस का ही कंट्रोल है। इसके बाद ये लोग आखिरकार चलते चलते मिंगयू होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे सोल फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले वॉरियर्स आ रहे थे। इन लोगों के सामने एक रोबोट आते हुए इन सभी लोगों को वेलकम करता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग मिंगयू होटल के अंदर चले जाते हैं, जो होटल अंदर से तो काफी ज्यादा बड़ा था। साथ ही साथ यहाँ पर काफी
सारे लोग भी मौजूद थे। जू शेंगशी वहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर कहता है कि यकीनन ये सारे के सारे लोग डिफरेंट सेक्स और एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए होंगे। इस बार पहले से 3-4 गुना ज्यादा वॉरियर्स मौजूद होंगे, यानी कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होगा। जबकि दूसरी तरफ जियाजो तो आसपास होटल को देखते हुए कहती है कि ये होटल तो काफी ज्यादा लग्जरियस है। यहाँ पर मौजूद लोगों की तादाद को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये होटल तो अभी टूट ही जाएगा। यूहा जू शेंगशी की बात का जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर यकीनन 20% से ज्यादा कल्टीवेटर्स आए होंगे। ये लोग इसी तरह की आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक मिस्टर बीबी इन सभी लोगों को यहीं पर रोकते हुए कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, मैं आगे जाकर काउंटर पर साइन इन करके आता हूँ, उसके बाद हम सभी लोग अपने रूम में चले जाएंगे। जो सुनकर ये लोग ऐसे ही करते हैं। इसके बाद मिस्टर बीबी अकेले ही आगे काउंटर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक यूहो को अपने सामने काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस हुआ, जो कि सामने की तरफ मौजूद उस निकाब वाली लड़की से आ रहा था। मिस्टर बीबी भी उस निकाब वाली लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया। उनके लिए तो वक्त पूरे तरीके से थम चुका था। पीछे की तरफ मौजूद यूहो भी कहता है आखिर ये लड़की है कौन। जैसे ही उसने अपनी सोल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को देखने की कोशिश की तो समझ गया ये कोई और नहीं बल्कि ये हमारी सीनियर मिस टांगिया है। इवन के मिस्टर बीबी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेशक ही मिस टांगिया को उसकी आंखों से पहचान चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। वो फौरन से भागते हुए मिस टांगिया के पास आकर कहता है कि आखिर तुम इतने सालों से कहां पर थी? क्या तुम जानती भी हो कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की और कितनी कोशिशें करने के बाद तुम मुझे मिली हो? आखिर तुम कहां चली गई थी? तुम हमें छोड़कर क्यों गई? लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस टांगिया शायद अपने होश में ही नहीं थी, क्योंकि वो मिस्टर बीबी को कोई जवाब नहीं देती। वो अपने अटैक को रेडी करते हुए मिस्टर बीबी पर चलने वाली थी, जिस बात को यूहा ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए वो फौरन से मिस्टर बीबी को पीछे हटने के लिए बोल देता है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मिस टांगिया ने अपने पॉइजनस टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी पर अटैक कर दिया था, जिस अटैक से मिस्टर बीबी को बचाने के लिए दूसरी तरफ यूहा भी अपने सोल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन मिस्टर बीबी उस अटैक से हिट होकर थोड़े से इंजर्ड हो चुके थे, जो देखकर तो यूहा के बाकी के सारे दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं कि आखिर मिस टांगिया ये क्यों कर रही है। पर यूहा वहीं पर मौजूद मिस टांगिया के साथ स्कॉर्पियन टाइगर टोलू ज़ेंगफेंग को भी देख चुका, जो कि एक इवल सोल मास्टर है। और यूहा भी समझ गया था कि जरूर उन्होंने मिस टांगिया को अपने साथ मिला लिया होगा, यानी कि इस वक्त टांगिया अपने कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद मिस टांगिया तो इन सभी लोगों को इग्नोर करके वहाँ से आगे की तरफ जाने लगी। मिस्टर बीबी तो अभी भी टांगिया को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस पर यूहा उन्हें जवाब देते हुए कहता है ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, तुम अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। जू शेंगशी मिस्टर बीबी को हील करते हुए कहता है कि आखिर टांगिया को हो क्या गया है, अचानक से उसकी सोल पावर इवल सोल मास्टर्स की तरह क्यों बन चुकी। इसका जवाब वहीं पर मौजूद सिस्टर नान देते हुए कहती है कि होली स्पिरिट चर्च। यह भी जानता था कि जरूर यही हुआ होगा। तभी वो मिस टांगू टोंग से कहता है कि फिलहाल हमें मिस्टर बीबी को हील कर अपने रूम की तरफ जाना होगा। मिस टांगिया की प्रॉब्लम को हम इस सोल फाइटिंग कंपटीशन के बाद देखेंगे। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग एक रूम में आ चुके थे, जहाँ मिस्टर बीबी तो काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। यूहा उन्हें परेशान होता हुआ देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मिस टांगिया तो आपको बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके इंटेंशंस आपको इंजर्ड करने के नहीं हैं। इस वक्त मिस टांगिया ने आप पर हमला किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिस टांगिया को इस वक्त होली स्पिरिट चर्च ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो सुनकर जू शेंगशी भी जवाब देते हुए कहता है कि मिस टांगिया को फिर चाहे कंट्रोल ही क्यों ना किया गया हो, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हमें मिस टांगिया के बारे में पता चल चुका कि वो कहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम मिस टांगिया को जरूर बचाएंगे। जू शेंगशी की बात सुनकर मिस जेंग ने भी हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी इन्हें जवाब देते हुए कहता है कि होली स्पिरिट चर्च एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इवल सोल मास्टर्स बनाने के नाम पर मशहूर है। लेकिन इन लोगों की आखिर इस तरह हिम्मत कैसे हुई कि वो सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में इस तरह खुलेआम सामने आ गए। जो सुनकर यह भी जवाब देते हुए कहता है कि शायद सालमोन रॉयल एम्पायर की यही एक चाल होगी। वो सबके सामने होली स्पिरिट चर्च को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मंजूर करवाना चाहते हैं, ताकि होली स्पिरिट चर्च को छुपकर न रहना पड़े और बाकी के सभी कॉन्टिनेंट भी उसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि होली स्पिरिट चर्च इवल सोल मास्टर्स से मिलकर बनता है, जबकि दूसरी तरफ सनमून रॉयल एम्पायर के पास काफी ज्यादा सोल गाइडेंस वेपन्स मौजूद हैं। अगर इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया तो इसके बाद इनका जो भी मकसद हो वो बिल्कुल भी इवल होने से कम तो नहीं हो सकता। यकीनन इनका जो भी मकसद है वो काफी ज्यादा इवल है, हमें कुछ भी करके इनको रोकना ही चाहिए। यूहा की बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर सनमून रॉयल एम्पायर क्या प्लान कर रहा है। तभी मिस्टर बीबी यूहा से कहता है तुम्हें स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस जिया के पास जाकर इस बात को डिस्कस करना चाहिए। अगर वो एक मरतबा हमारे साथ मिल जाती है तो फिर शायद हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल पाए। जो सुनकर मिस टांगू टोंग भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं भी यूहा के साथ जाऊंगी, क्योंकि अगर किसी तरह भी हमने स्टारलू एम्पायर को अपने साथ कोऑपरेशन करने के लिए मना लिया तो इससे हम दोनों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूहा और मिस टांगू टोंग स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस जूजू के पास मिलने के लिए आ चुके थे, जिसे यूहा सब कुछ बता देता है। जिस पर प्रिंसेस जूजू यूहा से सवाल करते हुए पूछती है क्या तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सच है? जिस
जिस पर यूहो भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने जो भी कहा वो सब सच है। जिस पर प्रिंसेस जूजू भी यूहो को जवाब देते हुए कहती है कि इवल सोल मास्टर हर एक कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और अब चूंकि सनमून एम्पायर ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया तो मैं समझ सकती हूँ कि उनका क्या मकसद है। यूहो, मैं तुम्हारा इस इन्फॉर्मेशन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि प्रिंसेस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यहाँ पर यह आवाज सुनकर तो यूहो ने उसे पहचान लिया। वो कहता है कि ये आवाज तो काफी ज्यादा सुनी सुनाई है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।